सो स्टूडेंट्स, 6 सवाल में हमारे पास ये पूछा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई चतुर्भुज बनता है बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल जो इसमें पूछा गया है वो है चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है और उस उत्तर का कारण भी हमें देना है। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पहले क्वेश्चन में हमें 4 निर्देशांक दिए हुए हैं वो किसी चतुर्भुज ABCD के निर्देशांक हैं, जिसमें A -1, -2 है, B को मान लेते हैं हम 1, 0 और C को मान लेते हैं -1, 2, D को मान लेते हैं -3, 0। हमने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए माना है। तो सबसे पहले हमें तो इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे। इससे हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA निकालेंगे। इसके बाद हमें एक और दूरी निकालनी होगी, 2 और दूरियां निकालनी होंगी जो इसके विकर्ण हैं। हमें यह देखना होगा कि जो विकर्ण बन रहे हैं वो बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो हमें विकर्ण भी बनाने होंगे। विकर्ण जो है हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक विकर्ण है AC निकालना होगा और उसके बाद दूसरा विकर्ण है BD, ये भी निकालना होगा। तो यहां पर कुल मिलाकर हमें 6 दूरियां निकालनी हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा फास्ट मोशन में चलेंगे क्योंकि हमने कई बार दूरी सूत्र लगा दिया है और हमें दूरी सूत्र का पूर्णतः अभ्यास हो गया है। तो अब हम सीधे हल करके उसकी दूरियां लिखेंगे, लेकिन आपको अपनी कॉपी में हल करना है और उस उत्तर का मिलान यहां से करना है। AB इक्वल टू तो जब हम कैलकुलेट करते हैं -1, -2 और 1, 0 के बीच की दूरी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2√2 और इसी प्रकार BC को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी आता है 2√2। इसी प्रकार से CD भी 2√2 आता है और इसी प्रकार से DA भी 2√2 आता है। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो भी चतुर्भुज बना है, ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और अब हमें इनके विकर्णों के ऊपर ध्यान देना है। विकर्ण जो है वो निकालने हैं। तो जब सबसे पहले हम AC निकालते हैं तो AC के लिए हमें -1, -2, -1, 2 इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी होगी और इनके बीच की दूरी जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हम ये देखते हैं कि -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, सो इक्वल टू हमारे पास आ जाता है ये √-4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाता है हमारे पास 4 और इसी प्रकार से जब हम BD कैलकुलेट करते हैं तो ये भी हमारे पास 4 आता है। यहां पर हम बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के ही सीधे ये लिख दे रहे हैं कि ये 4 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं और हमारे पास 4, भी आ चुका है तो ऐसा केवल एक ही स्थिति में संभव है। यहां पर हम लिखेंगे, हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम देखते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA तथा AC इक्वल टू BD आता है। तब हम यह कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम, ABCD एक वर्ग है। तो जब हम इसको हल करेंगे तभी हमें अभ्यास होगा और बिना अभ्यास किए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए कुछ प्रश्नों का अभ्यास आपको खुद भी करना है। हाँ, हम उत्तर जरूर बताएंगे लेकिन इनका हल बिल्कुल उसी दूरी सूत्र से होगा। जो सवाल एक जैसे होंगे उन्हें हम फास्ट मोशन में ही करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारे पास 4 बिंदु जो दिए हुए हैं वो हैं हमारे पास -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। जब हमें ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम इनके बीच की दूरियां निकाल लेंगे। AB, BC, CD, DA, ये 4 दूरियां हमें निकालनी हैं, जिसमें से हम A -3, 5 को मान लेते हैं, B मान लेते हैं हम 3, 1 को, C मान लेते हैं हम 0, 3 को और D मान लेते हैं हम -1, -4 को। ओके, तो जब हम AB की कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास प्राप्त होता है -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। ओके, सो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 2√13। अब हम निकालते हैं BC, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस
1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास √13। CD को कैलकुलेट करने के लिए ये दो बिंदुओं को लेंगे। CD को कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे हमारे पास -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है √50, जिसको हम लिख सकते हैं 5√2। DA को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके दो बिंदुओं को लेंगे, जिसमें हम -1 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है √85। तो जब हम इन चारों की दूरियों को देखते हैं तो इससे हमें कोई भी चतुर्भुज बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो हम इन्हें एक ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। तो मैं ग्राफ बना लेता हूं एक 1 2 3 4, इसी टाइप से 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से यहां माइनस वाले निशान लगा लेते हैं। ये मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, ये कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे हमें आंसर ढूंढने में काफी मदद मिलेगी। -1 -2 -3। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब हमें ए को इस पर प्लॉट करता हूं, ए को प्लॉट करने के लिए मैं -3,5 को प्लॉट करता हूं। तो जब मैं यहां से यहां लगाता हूं तो ये इस तरह से मुझे यहां पर एक बिंदु प्राप्त होगा जो है ए। उसके बाद जब मैं 3,1 को प्लॉट करता हूं, 3,1 मुझे यहां पर कहीं पर मिलता है, ये हो गया हमारे पास बी। और उसके बाद जब मैं सी को प्लॉट करता हूं 0,3 पर, तो ये यहां पर कहीं पर प्राप्त होता है। अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो संरेखी हैं, क्योंकि चौथा बिंदु जो डी है वो है -1, -4 पर, यहां कहीं पर है ये बिंदु, ये यहां पर अलग ही बैठा हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें हम लिखेंगे, इसलिए ए बी सी संरेखी हैं तथा इससे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनता है। जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ए बी और सी ये बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं और इनसे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनता है। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 6 के थर्ड क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें फिर से 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, 4,5 7,6 4,3 और 1,2। ये 4 बिंदुओं के निर्देशांक फिर से हमें वही दूरी सूत्र लगाकर चारों बिंदुओं के बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है, जिससे हमें यह पता चलेगा कि ये बिंदु चतुर्भुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। चतुर्भुज बनाते भी हैं तो कैसा चतुर्भुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि एक चतुर्भुज बनाते ही हैं। किसी भी प्रकार का चतुर्भुज आप बना सकते हैं, यहां पर सिर्फ इन्हें हम एक रेफरेंस के लिए प्लॉट कर लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ए 4,5, बी 7,6, सी 4,3, डी 1,2। सबसे पहले तो हम दूरियों को कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या रिलेशन इनमें निकलता है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। इसको हम फास्ट मोशन में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेकिन आपको फास्ट मोशन में नहीं करना है, आपको पूर्ण रूप से इसको हल करना है और चारों दूरियों को दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ही निकालना है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ए बी इक्वल टू आता है √10। तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका भी √10 आया या नहीं आया। बी सी इक्वल टू √18, सी डी इक्वल टू हमारे पास आता है √10, डी ए इक्वल टू आता है हमारे पास फिर से √18। तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे आमने सामने की भुजाएं बराबर आती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर आती हैं। तो ऐसा हमारे पास दो ही स्थितियों में होता है, या तो ये आयत हो और या फिर ये समांतर चतुर्भुज हो। ओके, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जो हमें इसमें पूरी तरह से बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो हमें इनके विकर्णों को ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमें दोनों विकर्णों को ज्ञात करना पड़ेगा, AC इक्वल टू और BD इक्वल टू। तो जब हम AC को कैलकुलेट करते हैं, AC को कैलकुलेट करने पर हमें प्राप्त होता है अंडर AC को कैलकुलेट करने पर 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 0 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 2। तो हमारे पास AC जो आया है वो आ गया है 2। इसी प्रकार से हम BD को कैलकुलेट कर लेते हैं। BD कैलकुलेट करने पर क्या होता है, हमारे पास
7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास 6 6 36 प्लस 16 इक्वल टू आ जाता है ये हमारे पास √52 13 इंटू 4। ओके, सो बी डी हमारे पास आ जाता है 2√13 हमारे पास आ जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसके दोनों विकर्ण जो है वो बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू डी ए। स्टूडेंट्स, हम इसे फास्ट मोशन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के सवाल हम इससे पहले 2 सवाल कर चुके हैं। तो इसीलिए अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और इसमें से हमें सिर्फ अपने आंसर का मिलान करना है कि आंसर हमारा सही आ रहा है, हमारी कैलकुलेशन सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलते हैं अब हमारे 7th क्वेश्चन की ओर। सो 7th क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स अक्ष पर एक बिंदु मानना होगा। एक्स अक्ष पर जब हम कोई बिंदु मानते हैं तो जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया हुआ है, एक्स अक्ष पर हमेशा बिंदु माना जाता है x, 0। ओके, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु अगर हमें मानना है तो वो हम x, 0 ही मानते हैं। तो अब यहां पर एक बिंदु है, ये a है, ये कोई बिंदु है x, 0, ये a बिंदु है जो कि है 2, -5, ये मान लिया जाए कोई x बिंदु है। ओके, यहां पर हमने मान लिया है ये कोई b बिंदु है, b बिंदु है हमारे पास -2, 9। ओके, सो सबसे पहले अगर हमें इसे समदूरस्थ सिद्ध करना है तो हमें ये 2 दूरियां निकालनी होंगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये समदूरस्थ हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ax, जिसमें हम दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र लगाने पर 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हल करना बहुत ही आसान है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 25। तो हमारे पास यहां पर ax आ चुका है। इसी टाइप से हम bx निकाल लेंगे। bx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पहले पद को हम वैसा ही रहने देंगे, -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 81। अब अगर हमें यह दिया हुआ है कि ये बिंदु जो है ये समदूरस्थ है, चूंकि x, 0 a व b से समदूरस्थ है, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, ax इक्वल टू bx होगा। तो अब हम इसे दोनों को हम बराबर रख देते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएगा 2 - x होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू -2 - x होल स्क्वायर प्लस 81। दोनों ओर का हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों ओर का स्क्वायर करने से 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2 - x होल स्क्वायर प्लस 81। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - x का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे, किससे खोलेंगे हम स्टूडेंट्स, a - b का होल स्क्वायर से खोलेंगे इसे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। 4 + x स्क्वायर -4x प्लस 25 इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फिर दोनों ही माइनस हैं, दोनों माइनस हैं, तो प्लस हमारे पास आ जाएगा 4x और प्लस आ जाएगा 81। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 + x स्क्वायर, 4 + x स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। हमारे पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर ये 4x इधर चला जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 81 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर जाकर 8x और ये हो जाएगा इधर आकर 25 - 81 जो कि हो जाएगा -56। तो x हो जाएगा हमारे पास -56/8
बराबर हो जाएगा हमारे पास -7। तो x अक्ष पर वो बिंदु जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल जाएगा -7,0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान ये सवाल है, कोई इतना ज्यादा बहुत ही कठिन सवाल नहीं है। सिर्फ आपको इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो x अक्ष पर बिंदु होगा उसे आपको x, 0 ही लेना है। फिर हमें दोनों बिंदुओं से उसकी दूरी ज्ञात करनी है। हमें ये पहले से ही बताया हुआ है कि a और b से वो समदूरस्थ है, तो हमें इन दोनों को इक्वल कर देना है और कैलकुलेशन करके हमें x का मान निकालकर x, 0 का मान यहां पर लिख देना है और यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। 8th सवाल में हमसे पूछा गया है कि हमें y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास P एक बिंदु दिया हुआ है 2, -3 और एक Q बिंदु दिया हुआ है हमारे पास 10, y और ये दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास दी हुई है। यानी क्या दिया हुआ है, हमें PQ दिया हुआ है। PQ बराबर हमें दिया हुआ है 10 मात्रक या फिर 10 इकाई, इसे हम कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पहले से ही दूरी 10 मात्रक दी हुई है। 10 मात्रक दी हुई है तो हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें यहां से दूरी सूत्र लगाकर अपने जो दूरी सूत्र है उससे हमें PQ निकालनी है। दूरी सूत्र से PQ बराबर हम जानते हैं, दूरी सूत्र से क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो x2 हमारे पास कितना है और ये हमें दिया हुआ है 10। ओके, तो x2 हमें दिया हुआ है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमें दिया हुआ है y और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 10। तो जब हम दोनों तरफ का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्क करने पर हमारे पास आ जाता है ये 8 का स्क्वायर, क्योंकि 10 माइनस 2 हमारे पास 8 हो जाएगा और दूसरा आ जाता है हमारे पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है दूसरी तरफ का अगर हम वर्क करते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100। तो हम इसे y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस 8 स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 क्यों हुआ है, क्योंकि 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 ही होता है। ओके, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पर जब हम इसे 100 में से 64 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 और ये होता है हमारे पास 6 का स्क्वायर। तो अब हम यहां से दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू, वर्गमूल लेने से क्या होगा, वर्गमूल लेने से ये दोनों का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा और y प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 और दूसरा मान आ जाएगा हमारे पास y प्लस 3 इक्वल टू -6। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब मैं अंडर 36 करूंगा तो उसका जो मान आएगा वो ±6 आएगा, इसीलिए मैंने यहां पर दो मान लिए हुए हैं। तो y बराबर एक मान तो आ जाएगा हमारे पास, यहां से ये इसके पास जाएगा, माइनस हो जाएगा तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा और दूसरा मान आ जाएगा हमारे पास, जब ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -9। तो ऐसे दो बिंदु हो सकते हैं जिसमें y के ऐसे दो मान हो सकते हैं, ताकि जिससे दोनों ही बिंदुओं से जो दूरी है 10 मात्रक आ सकती है। तो ऐसे दो बिंदु हो सकते हैं P और Q में, Q जो है, तो ऐसे दो बिंदु हो सकते हैं जिससे हमारी जो दूरी PQ है वो 10 मात्रक आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 9th सवाल है उसमें हमें बिंदु एक Q इक्वल टू 0,1 दिया हुआ है, 0,1 और दो बिंदु और दे रखे हैं, जिसमें हमारे पास एक जो है वो है बिंदु P और एक है बिंदु R। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या निकालना है, हमें ये दिया हुआ है कि ये जो बिंदु है जो Q 0,1 है वो P और R बिंदु से समदूरस्थ है। इसी तरह का सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 7 पर भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने किसी x अक्ष पर बिंदु से हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी, जिसमें हमने उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को बराबर कर दिया था। और इसी प्रकार से हम यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, जिसमें हम P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे और R और Q के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर करके हम वहां से x के मान को ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम QR और PR दोनों ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि जो PQ है वो हमारे पास QR के बराबर है, अंडर रूट
पी क्यू है हमारे पास x2 है हमारे पास 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर जब हम क्यू आर की बात करते हैं तो हमारे पास x2 है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है -25 और प्लस -4 का होल स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर है। अब दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं हम, दोनों ओर का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 से 25 कट जाता है तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 16 और एक्स स्क्वायर को जब हम वर्गमूल लेते हैं तो एक्स बराबर हमारे पास आ जाता है +-4। तो एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है 4 और -4। तो यहां पर पॉइंट आर जो है, आर पॉइंट के दो मान हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारे पास 4,6 और दूसरा हो सकता है r इक्वल टू -4,6। तो अगर आप इससे पी आर की दूरी निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पी आर के बीच की दूरी। अब लेकिन पी आर में हमारे पास दो केसेस हो जाएंगे। फर्स्ट केस में जब r 4,6 है और दूसरा r जब -4,6 है, और इसी प्रकार से क्यू आर, ये भी दो दूरियां हो जाएंगी। क्यू आर जो है वो भी पहले केस में जब r इक्वल टू 4.6 है और एक दूसरा r इक्वल टू -4,6 है। तो जब हम पहले केस से यहां पर निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4,6 से √82 मात्रक, और जब हम q और r के बीच की दूरी निकालते हैं, q और r के बीच की, जब हमें 4 और 6 दिया हुआ है, ये हमारे पास आता है √41। स्टूडेंट्स, आपको ये कैलकुलेट करके लिखना है, ऐसे याद नहीं करना है। ये पी आर जो है वो आपको कैलकुलेट करके लिखना है। मैथ्स कभी भी आपको रट के नहीं आ सकती है। आप जब तक उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको यहां पर कोई भी फायदा नहीं होगा। ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है ताकि आपको कुछ फायदा हो और आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो इसीलिए हमेशा यहां पर जो भी बताया जा रहा है उसका पूरा अभ्यास करना है, ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट आए तो आप उसे हमें कमेंट में बता सकें। इसके बाद r जब हमने -4,6 लिया हुआ है, तब पी आर जो आएगा उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारे पास 9√2 आता है। और जब क्यू आर की हम बात करते हैं और r इक्वल टू मान हमारा -4,6 लेते हैं तो ये फिर से √41 आता है। हमने पी आर की वैल्यू ज्ञात की जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, उसके बाद हमने क्यू आर की वैल्यू ज्ञात की जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। लेकिन यह सवाल इसीलिए लेंदी है। क्यों लेंदी है? क्योंकि इसमें हमें 4 दूरियां और ज्ञात करनी है। ये यहां पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? कैलकुलेट करके ही लिखना है ताकि आपका अभ्यास होता रहे, और यही हमारा यहां पर उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य हमारा? अभ्यास करना। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे इस प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ज्ञात करना है x और y में एक ऐसा संबंध कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो हमें x y के जो x और y निर्देशांक हैं इनमें हमें एक संबंध ज्ञात करना है जो 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले तो हमें वही ज्ञात करना है कि यहां पर एक बिंदु है, ये x, y x बिंदु है, और इसे हम a बिंदु मान लेते हैं जिसे हम 3,6 मानते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो यही a x निकालना है, जैसा हमने सवाल एक पहले भी किया हुआ है। ये b मान लेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट मान लेंगे -3,4। तो सबसे पहले तो हमें a x वैल्यू ज्ञात करनी है और एक b x वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो a x जो वैल्यू है उसको जब हम ज्ञात करते हैं तो ये आता है हमारे पास x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। तो और दूसरा जब हम b x ज्ञात करते हैं तो ये हमारे पास आता है x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को, क्योंकि ये समदूरस्थ हैं ऑब्वियस है, तो इसीलिए चूंकि a व b x से समदूरस्थ हैं, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a x इक्वल टू
बी एक्स हो जाएगा, और ए एक्स इक्वल टू बी एक्स लिखेंगे तो हम इसको इक्वल कर देंगे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों की तरफ का वर्क कर देंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका हम वर्क खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ओके, सो यहां पर हमारे पास बच जाता है 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू हमारे पास 6x प्लस 16 माइनस 8y। x को एक और ले जाते हैं और y को एक और ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सबको एक ही ओर ले जाते हैं हम, ये 6x है यहाँ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 12y प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 प्लस 6x 12x प्लस 12y प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 4y बचेगा प्लस का, और माइनस 16 में से माइनस 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 20 इक्वल टू 0 बचेगा। तो अब हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस वाई और माइनस 5 इक्वल टू 0। यही हमारे पास रिलेशन आ जाता है। तो x व y में संबंध क्या हो जाएगा, संबंध यही हमारे पास संबंध हो जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो इसने कहा हुआ था बिल्कुल वैसा ही कर दिया। x और y 3,6 और माइनस 3,4 से समदूरस्थ था, हमने बिल्कुल वैसा ही किया, हमने ax निकाला, हमने bx निकाला और इन दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से इस तरह का एक रिलेशन हमें प्राप्त होगा। कैलकुलेट करने के बाद हमें 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ, जिसमें से हमने 4 को कॉमन ले लिया और 4 को कॉमन लेते ही हमारे पास एक फाइनल रिलेशन आ जाता है जो कि x और y में जो हमारा डिजायर्ड संबंध है वो हमें प्राप्त हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली 7.1 यहाँ पर पूर्ण होती है और अभी 2 प्रश्नावलियाँ और हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी अगर वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी जो चेकलिस्ट है वो रोज के रोज पूरी होती रहे। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जिसमें हम कोई बिंदु अगर किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो उसका हम विभाजन सूत्र यहाँ पर देखेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि 2 बिंदुओं a x1 और y1, ये a बिंदु दिया हुआ है एक, और एक हमें दिया हुआ है b बिंदु, x2, y2 दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड AB को m1 और m2, m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। आंतरिक रूप से विभाजित करने का मतलब क्या है कि अगर ये कोई रेखाखंड है A और ये है B और ये कोई बिंदु है इसके बीच में P XY, जो कि इसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, ये होता है आंतरिक रूप से विभाजित करना। वाले बिंदु P XY के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम इस तरह से M1 M2 X1 X2 Y1 Y2 इस तरह से लिख लें और इसको हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, M1 X2 और M2 X1, M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2। इससे हमें x के निर्देशांक मिल जाएंगे और M1 Y2 यहाँ से M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2, इससे हमें y के निर्देशांक मिल जाएंगे। इस फॉर्मूले को हमें याद करना है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जिसमें अगर बिंदुओं A
x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB का अगर हमें मध्य बिंदु निकालना है तो उस मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर m1 और m2 क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अगर कोई बिंदु रेखा खंड AB का मध्य बिंदु है तो m1 m2 ये 1:1 के अनुपात में हो जाएंगे। तो तब हम इस बिंदु के निर्देशांक किस तरह से लिख सकते हैं? पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू यहां पर x2 प्लस x1। ऐसा क्यों? क्योंकि m1 और m2 1 हो चुके हैं। अगर मैं यहां 1 रखूंगा, यहां 1 रखूंगा तो इससे हमें x2 प्लस x1/2 और कॉमा y1 प्लस y2/2 इस तरह के हमें निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो यही दो सूत्र हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं अगली प्रश्नावली 7.2 में, जिसमें हमें सबसे पहला फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारी प्रश्नावली 7.2 की ओर। सो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें सबसे पहले तो दिया है, हमें ए बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। ए हम मान लेंगे x1, y1 इक्वल टू हमें दिया हुआ है -1,7 और b x2, y2 ये हमें दिया हुआ है 4,-3 और हमें m1 अनुपात m2 इक्वल टू दिया हुआ है 2,3। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें कभी भी जब प्रश्न हम हल करते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा ही सवाल क्यों ना हो, हमें दिया है और ज्ञात करना है, ये दोनों पता होने चाहिए। हमें उस बिंदु के निर्देशांक इसमें ज्ञात करने हैं, तो हम ज्ञात करना है, लिख लेंगे P XY, ये हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम पहले ही इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो P X, Y इक्वल टू हमारे पास हो जाता है M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यू रखनी है। M1 है हमारे पास 2, X2 है हमारे पास 4 प्लस M2 है हमारे पास 3 और X1 है हमारे पास 7 बाई हो जाएगा 2 प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर 2, y2 है हमारे पास -3 प्लस M2 3 है और y1 है हमारे पास चलिए अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं। M1 है हमारे पास 2 इंटू X2 है हमारे पास 4 प्लस M2 है हमारे पास 3 और X1 है हमारे पास -1 बटे M1 प्लस M2 जो है 2 प्लस 3 कॉमा M1 है हमारे पास 2, y2 है हमारे पास -3 प्लस M2 है हमारे पास 3 और y1 है हमारे पास 7 बट्टे हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 8 माइनस 3 बाई 5 कॉमा 2 इंटू -3 करने पर आता है हमारे पास -6 और प्लस आ जाता है 3 इंटू 7 करने पर 21/5। ये हो जाएगा हमारे पास 5/5, ये हो जाएगा हमारे पास 15/5। ये 15 कैसे आया है स्टूडेंट्स? -6 प्लस 21 करने पर जो प्लस चिन्ह है वही आएगा और 21 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +15। तो ये हमारे पास P X, Y के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं। 5/5 होता है 1 और 15/5 होता है हमारे पास 3। ये बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल था स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका हम सबसे पहले एक रेफरेंस चित्र बना लेते हैं। कभी भी अगर आप कोई सवाल हल करते हैं जिसमें आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उसका एक रेफरेंस चित्र बना सकते हैं। तो हमें दो ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक यहां पर ज्ञात करने हैं P और Q के, जो AB को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब उसे 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो अगर ये बिंदु है हमारे पास A 4, -1 और B है हमारे पास -2, -3, P ये बिंदु है हमारे पास X1, Y1 और Q बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं X2, Y2।
तो अगर ये इसे सम त्रिभाजित करते हैं तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 और इस रेशियो में ये हो जाएगा हमारे पास 2। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले P बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि क्या हमें दिया है वो हमें लिखना चाहिए। जैसे A बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 4, -1 ये दिए हुए हैं। B बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -2, -3। ओके, तो माना P तथा Q दो बिंदु AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो इसलिए P बिंदु AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ओके, सो सबसे पहले हम P के निर्देशांक निकाल लेंगे। P x1, y1। ओके, तो हमें यहां पर m1 है हमारे पास 1 और यहां पर A बिंदु के और B बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। यहां पर है -2 प्लस हमारे पास m1 है, m2 है हमारे पास 2 इंटू x1 है हमारे पास 4 बाई 1 + 2। अगला जो हम लिखते हैं m1 इंटू y2 है हमारे पास -3 प्लस m2 है हमारे पास 2 और y1 है हमारे पास -1 बाई 1 + 2। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। -2 + 8/3, 1 इंटू -3 आ जाएगा। -2 इंटू -1 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 8 - 2 6/3 और यहां पर हो जाएगा ये -5/3। तो हमारे पास 6/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2, -5/3। तो ये हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं और इसी प्रकार से हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, जहां पर चूंकि Q बिंदु AB को 2,1 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसा कि यहां पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो Q बिंदु है वो यहां से यहां तक 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए Q x2, y2 इक्वल टू m1 यहां पर है 2, m1 x2 है हमारे पास यहां पर -2 प्लस 1 इंटू x1 है हमारे पास यहां पर 4 प्लस 2 + 1। जैसा हमें अनुपात दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही हम उसके नीचे उसको प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगला है हमारे पास y2 के लिए। m1 है हमारे पास 2, y2 है हमारे पास -3 प्लस m2 है हमारे पास 1 इंटू y2 है हमारे पास -1, y1 है हमारे पास -1 बाई 2 + 1। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 - 2 ये हो जाएगा -4 प्लस हो जाएगा 4/3, 2 इंटू -3 हो जाएगा ये -6 और 1 - 1 हो जाएगा ये -1 बाई हो जाएगा 3। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो -4 + 4 हो जाता है 0/3 और ये हो जाता है -7/3। और आगे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है -7/3। तो P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं, वो है हमारे पास 2, -5/3 और Q बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आए हुए हैं x2, y2 जो कि आया है हमारे पास 0, -7/3। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वीडियो कॉल के जरिए या फिर उसे दोबारा वीडियो बनाकर आपको विस्तृत रूप से समझा देंगे। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि आपके स्कूल में
खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर चूने से पंक्तियां बनाई गई हैं, जिसमें हमें 2 गर्ल्स जो हैं वो दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो जैसा कि हम चित्र से समझ पा रहे हैं कि ये दोनों ही जो लड़कियां हैं, निहारिका और प्रीत, ये दोनों ही सीधी रेखा में दौड़ रही हैं और अगर 100 गमले 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो कुल दूरी 100 मीटर की होनी चाहिए। और अगर निहारिका पंक्ति AD के 1/4वें भाग के बराबर दूरी दौड़ती है तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये 100 का 1/4 भाग दौड़ती है। उसे हम अभी क्वेश्चन में लिखेंगे। उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो सबसे पहले तो हमें जिस बिंदु पर ये दोनों लड़कियां झंडे को गाड़ती हैं उस बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होंगे और उसके बाद ही हम इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, यानी बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और इसके बाद हमें जो रेखाखंड मिलाने वाला है, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु भी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट्स? निहारिका 1/4 भाग के बराबर AD के दूरी पर झंडा लगाती है, तब निहारिका द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू क्या है? कुल दूरी जो है वो हमारे पास 100 है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर पर एक गमला रखा हुआ है और वो 100 गमले टोटल रखे हुए हैं, तो इसीलिए इससे हमें ज्ञात होता है कि कुल दूरी 100 मीटर होगी, जिसमें हमें 100 मीटर इंटू 1/4 अगर हम करते हैं तो यहां पर हमारे पास प्राप्त होता है 25 मीटर। क्योंकि निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, तब झंडे के निर्देशांक बराबर, यानी इसको हम A मान लेते हैं, A x1, y1 इक्वल टू 2,25। 2,25 कैसे लिया है हमने स्टूडेंट्स? जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं कि निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है और उसने 25 मीटर की दूरी तय की है, तो इसीलिए हम इसके निर्देशांक 2,25 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार प्रीत के लिए भी हम लिख सकते हैं। प्रीत के झंडे के निर्देशांक B मान लेते हैं, x2, y2। चूंकि प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है तो उसके x निर्देशांक हो जाएंगे 8 और जब वो 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है तो उसका y निर्देशांक हो जाएगा 20। क्यों? जैसा कि हमने निहारिका के लिए निकाला था वैसे ही हम 100 इंटू 1/5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 मीटर। यानी प्रीत 20 मीटर की दूरी दौड़ती है। प्रीत के झंडे के निर्देशांक हो जाते हैं हमारे पास 8,20। अब इसमें हमें इन दोनों के बीच की एक तो पहले दूरी ज्ञात करनी है, तो हम दूरी सूत्र से AB इक्वल टू दूरी सूत्र हम लगा लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 है हमारे पास 8 माइनस x1 है हमारे पास 2 प्लस हमारे पास
y2 है हमारे पास 20 और y1 है हमारे पास 25 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब हमारे पास ए बी इक्वल टू आता है 8 - 2 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाता है 25 अंडर 61 मीटर। ओके, तो ए बी के बीच की दूरी हमारे पास आ जाती है 61 मीटर, यानी हमने ए बी ज्ञात कर लिया है अंडर 61 मीटर। इसके बाद हमें ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जैसा कि इसमें आगे सवाल में दिया हुआ है कि एक लड़की रश्मि जो बिल्कुल बीचों बीच एक झंडा रखना चाहती है, तो अगर ए बी के बीचों बीच अगर वो झंडा रखना चाहती है तो उसे इसके मध्य बिंदु पर ही झंडा रखना होगा, जिसके लिए हमें फॉर्मूला पहले से ही पता है x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2। जब हम इसमें वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास x2 हमारे पास दिया हुआ है 8 प्लस 2 बाई 2 और 20 प्लस 25 बाई 2, 8 प्लस 2 10 बाई 2 और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 45 बाई 2। जब और ये आ जाता है 5, 22.5। तो रश्मि को फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा लगाना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने थे। हमने बहुत ही आसानी से ये देखकर कि जो 100 मीटर की दूरी है उसका 1/4 25 मीटर होता है, हमने ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। उसके बाद हमने प्रीत के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बी के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। उसके बाद हमने ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया और उससे हमें ये पता चल गया कि रश्मि को फिफ्थ लाइन में, क्योंकि x की जो वैल्यू आई है ये जो है ये x की वैल्यू है और ये जो है ये y की वैल्यू है, तो इसका मतलब उसे फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा लगाना चाहिए, तभी वो इन दोनों के निहारिका और प्रीत के झंडों के बीच में झंडा लगा पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, सो हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है बिंदु A जिसे x1, y1 मान लेते हैं। x1, y1 हमें दिया हुआ है -3, 10। B बिंदु दिया हुआ है x2, y2 इक्वल टू 6, -8 और P xy जो बिंदु इसे विभाजित करता है उस बिंदु के निर्देशांक भी पहले से ही हमें दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब इस बार हमें अनुपात ज्ञात करना है। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में हमने लिख लिया है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें सबसे पहले A x1, y1 दिया हुआ है, B x2, y2 दिया हुआ है और इस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं और हमें ज्ञात करना है कि वो अनुपात क्या है जिसमें ये बिंदु P इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि AB को कोई बिंदु अगर P M1 और M2 में विभाजित करता है तो हम उसका अनुपात किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं रेफरेंस के लिए। एक हमने ये A और B ये दो बिंदु मान लिए हैं जो हमारे पास दिए हुए हैं -3, 10 और यहाँ दिया हुआ है 6, -8। एक बिंदु यहाँ पर इसके बीच में हमें P दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें -1, 6 और ये जो रेशियो हो जाता है हमारे पास M1 और M2, इसको हम इसके बीच में लिख लेते हैं। तो हमें विभाजन सूत्र से पता है, विभाजन सूत्र से P
एक्स कॉमा वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 ये हमें दिया हुआ है। ये हमें विभाजन सूत्र से ये हमें पता है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि -1,6 यहाँ पर है m1 x2 हमारे पास दिया हुआ है इंटू 6 प्लस m2 इंटू x1 हमें दिया हुआ है -3 बाई m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पर m1 इंटू y2 हमारे पास दिया हुआ है -8 प्लस m2 इंटू 10 बाई m1 प्लस m2। तो हम दोनों ओर की तुलना करेंगे। दोनों ओर की तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि 6m1 इसकी और इसकी तुलना करेंगे और इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो हमें ज्ञात होता है 6m1 माइनस 3m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू हमारे पास आ जाता है -1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाता है ये m1 और m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 6m1 माइनस 3m2 इक्वल टू हमारे पास आ जाता है -m1 माइनस m2। तो अगर मैं यहाँ पर m1 को इधर ले जाता हूँ तो 6m1 प्लस m1 इक्वल टू -m2 प्लस 3m2, यहाँ पर हो जाता है 7m1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 2m2। तो अगर मैं m1 बाई m2 ज्ञात करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाता है 2/7। तो इसका मतलब हमारे पास रेशियो आ चुका है m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:7। तो यहाँ पर 2:7 का हमारे पास अनुपात आ चुका है और यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें यही ज्ञात करना था। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज कर सकते हैं। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उस सॉल्यूशन को देने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हमें वह अनुपात ज्ञात करना है जिससे बिंदुओं A और एक बिंदु दिया हुआ है B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और हमें इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। दिया है हमारे पास A बिंदु के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं x1, y1 इक्वल टू x1, y1 हमें दिया हुआ है 1, -5 और B बिंदु के भी निर्देशांक हमें दिए हुए हैं B x2, y2 इक्वल टू हमें दिया हुआ है -4, 5। ओके, और इससे हमें बताया गया है कि ये x अक्ष से विभाजित होता है। तो मान लिया जाए इस तरह का कोई डायग्राम बनता है जहां पर ये A है और ये B है और ये इसके बीच में कोई बिंदु P है जो x, 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम x अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो उस पर हमेशा x, 0 ही ये बिंदु आता है। x अक्ष पर कोई भी अगर हम बिंदु लेते हैं तो उसे हम हमेशा x, 0 ही लेते हैं। ये जब हमने चैप्टर शुरू किया था तभी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि x अक्ष पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो उसे हम हमेशा x, 0 ही लेते हैं। तो हमारे पास जैसा हमने फोर्थ क्वेश्चन में अभी किया था हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम मान लेते हैं कि Pxy हमारे पास दिया हुआ है Px, 0 और इससे हम लिख सकते हैं Px, 0 इक्वल टू, और ये भी हम मान लेते हैं कि m1 और m2 में विभाजित करता है। m2 में विभाजित करने पर क्या होगा, हम इसको बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, सब इसमें वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पर m1 x2 की वैल्यू हमें दी हुई है -4 प्लस m2 x1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 बाई m1 प्लस m2, m1 हमें दिया नहीं है तो हम m1 को ऐसे ही रख देंगे। y2 हमें दिया हुआ है, y2 बराबर है 5 प्लस m2 हमें नहीं दिया है, y1 हमें दिया हुआ है -5 बाई m1 प्लस m2। अब हम इसे दोनों तरफ से तुलना कर लेंगे। ये हमारे पास Px, 0 दिया हुआ है, 0 की तुलना यहाँ कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं 5m1 माइनस 5m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0 आ जाएगा और m1 इक्वल टू m2 हमारे पास आ जाएगा, जिसका साफ मतलब ये होता है कि m1 और m2 बराबर 1:1 होगा। अब 1:1 होगा तो इसका मतलब
एक्स कॉमा 0 ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो अब अगर हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है तब तो हम सीधे सीधे ही ज्ञात कर सकते हैं। पी एक्स कॉमा 0, एक्स की वैल्यू हमें सिर्फ ज्ञात करनी है, तो x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2 x2 हमारे पास दिया हुआ है -4 प्लस 1 बाई 2, यहाँ पर हमें y2 दिया हुआ है 5, y1 दिया हुआ है -5 बाई 2। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास p x, 0 के निर्देशांक यहाँ पर मिल जाते हैं -3, 0। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।